तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निर्धनता से जुड़ी हर एक बात को इस वीडियो में हम देखेंगे। हर एक टॉपिक को इसके कवर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे निर्धनता क्या है, निर्धनता की परिभाषा को देखेंगे और निर्धनता को समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। और फिर देखेंगे निर्धनता के कारण और निर्धनता के क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निर्धनता के प्रकार और फिर देखेंगे निर्धनता के उपाय। और फिर ग्रामीण और शहरी निर्धनता क्या होती है, इन सबको हम इसी वीडियो में देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी जो बड़ी वीडियो रहती हैं, बड़ी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपको खोलना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम स्टैम्प। ठीक है, इस तरह से ये टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। इसके सामने आपका टॉपिक लिखा रहेगा, जो भी टॉपिक वीडियो के बीच में है और आप सिर्फ उसको देखना चाहते हो तो आप इसके सामने वाले टाइम पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 40 के प्रश्न उत्तर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वीडियो देखो यहीं से चालू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मेरे को देखना है पेज नंबर 46 के प्रश्न उत्तर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ से चालू हो गई। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो, हर प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो निर्धनता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? निर्ध प्लस धन। ठीक है, निर प्लस धन यानी हो गया निर्धन। ठीक है, तो निर्धनता का मतलब होता है निर्धन यानी गरीबी। तो देखो, ऐसा व्यक्ति जो अपने और अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी ना कर सके निर्धन कहलाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता, अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता, छोटी सी छोटी चीज़ उन्हें खरीद के नहीं दे सकता, तो उसको हम निर्धन कहते हैं, निर्धन व्यक्ति कहते हैं। निर्धन का मतलब होता है निर्धनता, और निर्धनता को निर्धनता रेखा भी कहते हैं और गरीबी रेखा भी कहते हैं। अगर हम निर्धनता की परिभाषा की बात करें तो देखो, निर्धनता या गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है। ठीक है, जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। मतलब ऐसी वस्तुओं की कमी जो किसी व्यक्ति या उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं की कमी होने पर उस परिवार को या व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? निर्धन यानी निर्धनता। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, भोजन, वस्त्र, आवास और बेहतर स्वास्थ्य। मान लो अगर वो 2 वक्त की रोटी या 3 वक्त की रोटी नहीं खा पाता है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? निर्धन कहेंगे। ठीक है, निर्धन कहेंगे, वो निर्धनता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब देखो, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन हर 5 वर्ष में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धनता रेखा का आकलन हर 5 वर्ष में कराया जाता है। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं NSSO। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हो। ठीक है, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं निर्धनता के कारण, निर्धनता क्यों होती है। तो देखो, इसमें पहला कारण दिया है अशिक्षा। अशिक्षा मतलब है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, अनपढ़ लोग। तो सन 2021 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। वहीं महिलाओं में साक्षरता दर केवल 65.46% है। मतलब 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या है 82.14% और महिलाओं की संख्या है 65.46%। तो महिलाओं में इतनी साक्षरता दर कम क्यों है? इसका कारण है परिवार और आबादी की सही जानकारी की कमी। ठीक है, इसलिए महिलाओं में साक्षरता दर की कमी है। देखो, अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो अपना कुछ भी काम कर सकता है, छोटा सा छोटा काम। मान लो एग्जाम्पल में ट्यूशन भी खोल सकता है अपना। ठीक है, ट्यूशन खोल के 2-3 बच्चों को पढ़ाने लगेगा तो उसके बस सही सलामत पैसे उसका खर्चा निकल जाएगा। परंतु अगर कोई अनपढ़ होगा तो उससे क्या होगा? उसको
काम नहीं मिलेगा, वही लेबरी मजदूरी गारा ईंट का काम मिलेगा उसे, जिससे क्या होगा, उसका कभी काम बंद रहता है, दिहाड़ी पे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी मौसम के हिसाब से नहीं मिलता है। तो ये सब कारण होते हैं, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो निर्धनता का एक कारण है अशिक्षा। दूसरा है उद्योगों की कमी। भारत में उद्योग शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, ठीक है, शहरों में ही उद्योग ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का उचित विकास नहीं हुआ है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग का सही से विकास नहीं हुआ है, जिस कारण बस वहाँ बेरोजगारी में वृद्धि होती है। गांव के लोग शहरों में आते हैं, क्यों? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि गांव में उद्योग नहीं है, उद्योगों की कमी है, इसलिए गांव से लोग शहरों में आते हैं। 2015 में भारत सरकार द्वारा उद्योगों की कमी दूर करने के लिए चलाई गई योजनाएं, जैसे मेड इन इंडिया, स्टार्टअप और स्किल इंडिया, ये ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा उद्योगों की कमी दूर करने के लिए और निर्धनता से बचाने के लिए ये योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। तीसरा कारण है इसमें व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण अर्थात शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार या ग्रसित व्यक्ति, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है मानसिक या शारीरिक रूप से, तो क्या होता है, वो काम नहीं कर पाता है, जिससे कि उस पर आश्रित लोग क्या होते हैं, आश्रित लोगों को कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती, उनकी ज़रूरत की चीज़ आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, निर्धनता के अंतर्गत यानी गरीबी के अंतर्गत रखते हैं। या शारीरिक अपंगता, यानी कोई अपाहिज है तो वो काम करने में असमर्थ है, ठीक है, या अपाहिज हो जाता है। या फिर आलस्य अर्थात किस्मत के सहारे बैठना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से सही होते हैं, परंतु फिर भी वो आलस करके किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं कि जब किस्मत होगी तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये किस्मत के सहारे बैठना, आलस और अपंगता, शारीरिक और मानसिक बीमारी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत, जो कि निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण अर्थात बाहरी आडंबर और शान शौकत का दिखावा करना। बहुत से लोग होते हैं वो बड़े बड़े फ़ोन खरीद लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, परंतु इन सब में पैसे बर्बाद करते रहते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों में सही से पैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने कामकाज में सही से पैसे नहीं लगाते हैं, जिससे कि उनके पास जो पैसा बचा होता है वो भी उनका बर्बाद हो जाता है, ठीक है, और वो कुछ ही दिनों में निर्धन यानी गरीब हो जाते हैं, ठीक है। गंदी बस्तियों में प्रवास करना। गंदी बस्तियों में प्रवास करने से ऐसा होता है कि वहाँ पे उद्योगों की कमी होती है, जिससे उन्हें काम नहीं मिलता है, ठीक है। या गंदी बस्तियों में रहने से लोग बीमार हो जाते हैं, जिससे कि अधिकतर पैसा उनका इलाज में ही चला जाता है। इसके अलावा शादियों में अधिक दहेज की मांग करना। किसी की लड़की है तो उससे शादी में इतना ज़्यादा दहेज मांग लिया जाता है कि वो कर्जा लेके दहेज देता है, ठीक है, तो उस पर वो उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है कर्जा ही चुकाने में। तो शादियों में दहेज लेना भी सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जाति धर्म के नाम पर काम ना देना या काम करने में बाधा बनना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जाति धर्म के नाम पर बोलते हैं ये मुस्लिम है तो इसे काम नहीं देंगे, ये हिंदू है तो इसे काम नहीं देंगे, ठीक है। या फिर कोई मुस्लिम होता है, हिंदू होता है या कोई और धर्म का होता है तो उसे काम करने में बाधा डालते हैं, उसकी शिकायत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कारण करके उसको उस काम से हटवा देते हैं, ठीक है। तो ये कारण जो हैं ये सामाजिक कारण के अंतर्गत आते हैं, ये भी निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। पाँचवा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देखो जनसंख्या के कारण क्या होता है, लोग अधिक होते हैं परंतु काम कम होता है। जब काम कम होता है तो काम कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोग बेरोज़गार घूमते हैं। जो लोग बेरोज़गार घूमते हैं उनके परिवार की ज़रूरतें आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिससे वो निर्धन के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी निर्धनता के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो 2022 में भारत की कुल आबादी लगभग 129 करोड़ थी, ठीक है, 129 करोड़ भारत की आबादी थी 2022 में। 2.5% वार्षिक वृद्धि की दर से जनसंख्या का बढ़ना ग्रामीण श्रम की पूर्ति की तीव्रता में वृद्धि करता है, ठीक है। 2.5% की वृद्धि से, वार्षिक वृद्धि से जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, ठीक है, जो कि किसका कारण है? श्रम पूर्ति की तीव्रता का कारण है। इससे काम की कमी हो जाती है और लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या भी एक निर्धनता का कारण है। तो अब हम देखते हैं निर्धनता के परिणाम। तो देखो निर्धनता के परिणाम, इसमें पहला परिणाम यही होता है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। जब कोई व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो
या उसे काम नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो अपराध की तरफ भागता है, क्योंकि ये अपराध करना उसके लिए मजबूरी बन जाती है। ठीक है, अपराध करना उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता उसके लिए, ठीक है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए अपराधों की संख्या में निर्धनता से वृद्धि होती है। दूसरा है वेश्यावृत्ति की तरफ कदम उठाना। जब किसी औरत के कोई आसरा नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता है, और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपनी किसी ना किसी मजबूरी में अपने बच्चों को पालने के लिए वेश्यावृत्ति की तरफ वो कदम उठा देती है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। ठीक है। तीसरा है बाल अपराधों में वृद्धि। जब निर्धनता होती है किसी घर में, ठीक है, किसी के पिता निर्धनता होते हैं या घर में उसकी निर्धनता होती है, तो क्या होती है, बच्चों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, चोरी चपारी करने लगते हैं। ठीक है, तो बाल अपराधों में वृद्धि होती है निर्धनता से। पाँचवा है रास्ता एकमात्र आत्महत्या। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि निर्धनता यानी गरीबी के कारण, ठीक है, गरीबी के दुख झेलते झेलते इतने परेशान हो जाते हैं कि वो आत्महत्या की विचार अपने मन में रख लेते हैं। ठीक है, आत्महत्या की सोच लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, ये भी निर्धनता का एक परिणाम है। पाँचवा है रास्ता मात्र एक भिक्षा। कुछ लोग निर्धनता के परिणाम स्वरूप भिक्षा मांगने लगते हैं, यानी भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, मजबूरी है उनकी, उनको अपना पेट तो चलाना है, कुछ खाना तो है ही, अपने परिवार को देखना है, तो इसलिए वो भिक्षा मांगने लगते हैं। तो ये निर्धनता के मैंने 5 परिणाम आप यहाँ लिखे हैं। आगे देखते हैं हम। आगे हमारे निर्धनता के प्रकार। निर्धनता 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, देखो, निरपेक्ष निर्धनता वह स्तर जहाँ व्यक्ति अपनी आधारभूत ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान पूरी करने में सक्षम ना हो, तो उसे निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। मतलब ऐसी ज़रूरतें जो व्यक्ति की रोज़ाना उपभोग की ज़रूरतें हैं या जो उसके लिए उसके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हों, वो ज़रूरतें जब कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं निरपेक्ष निर्धनता। जैसे मान लो खाना रोज़ की ज़रूरत है, कपड़े होना ही चाहिए, घर रहने के लिए होना ही चाहिए, तो ये ऐसी ज़रूरतें हैं जो जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब कोई व्यक्ति ये ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है, ठीक है, या उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं कर पाता है, तो उसको हम निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत रखते हैं। या आप बोल सकते हो कि जब छोटी ज़रूरतें होती हैं तो उन्हें हम निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत रखते हैं। इसका निश्चित मापदंड तय किया जाता है। ठीक है, निरपेक्ष निर्धनता का मापदंड निश्चित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ये चीज़ें नहीं होंगी या ये इतना नहीं कर पाएगा, इतना नहीं खा पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तो वो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। और इस निश्चित मापदंड, ठीक है, इस निश्चित मापदंड से नीचे के लोगों को निर्धन माना जाता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी मापदंड निश्चित की जाती है, और जो मापदंड निश्चित की जाती है, अगर कोई व्यक्ति उतना इस्तेमाल नहीं कर पाता है जो चीज़ें निश्चित की जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं, यानी गरीब कहते हैं। ठीक है, वो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आ जाता है। अगला है हमारा सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता का आकलन 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रों के मध्य, जैसे कि अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, ठीक है, इस तरह से राष्ट्रों के बीच, 2 देशों के बीच किया जाता है। इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का आकलन करके देश की निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, देश में जितने भी, एक देश में जैसे भारत में मान लो, भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जितने लोग रहते हैं हर एक लोग का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, निर्धनता का आकलन किया जाता है। ठीक है, वो कितना निर्धन है उसका आकलन करके देश की, ठीक है, उस देश का, भारत का क्या किया जाता है, निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। मतलब हर व्यक्ति की निर्धनता पता करके और फिर उस देश की निर्धनता का, पूरे देश की निर्धनता का अनुमान यानी अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो होती है सापेक्ष निर्धनता, ये 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच यानी 2 से अधिक देशों के बीच होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। संयुक्त राष्ट्र UN के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1.90 से कम पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। आगे आता है हमारा ग्रामीण और शहरी निर्धनता। ग्रामीण और शहरी निर्धनता को समझने के लिए आपको समझना होगा कि क्लोरी क्या होता है। क्लोरी ये एक माप की इकाई है, जैसे कि किलोग्राम, ये माप की इकाई होती है। ठीक है,
सेंटीमीटर, मीटर, ये सब माप की इकाई होती है। इसी तरह क्लोरी, क्लोरी एक माप की इकाई है। इससे हम क्या मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं। अगर आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत, इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्लोरी क्या होती है। ठीक है, क्लोरी ऊर्जा मापने की एक इकाई है, इससे ऊर्जा मापी जाती है। ठीक है, और भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में क्लोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1000 क्लोरी का मतलब होता है कि वो क्लोरी 1 किलोग्राम है। ठीक है, 1000 क्लोरी का मतलब है कि वो 1 किलो क्लोरी है। ठीक है, 1 किलो क्लोरी है। तो क्लोरी का उपयोग ऊर्जा मापने के लिए होता है, और क्लोरी का उपयोग भोजन में निहित ऊर्जा मापने के लिए भी होता है। ठीक है, तो अब देखो ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में 2400 क्लोरी का पोषण प्राप्त ना कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अर्थात गरीब माना जाता है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक दिन में 2400 क्लोरी, ठीक है, 2400 क्लोरी का मतलब वही लगभग 2.5 किलो के आसपास खाना, ठीक है, 2.5 किलो के आसपास का पोषण अगर प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है, या खा नहीं पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। अगला है हमारा शहरी निर्धनता। शहरी निर्धनता, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 क्लोरी का पोषण प्राप्त ना कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अर्थात गरीब माना जाता है या निर्धन माना जाता है। ठीक है, तो उसे हम शहरी निर्धनता कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक दिन में 2100 क्लोरी, ठीक है, 2100 क्लोरी से कम का पोषण प्राप्त करता है या 2100 क्लोरी का पोषण प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे हम गरीबी रेखा से नीचे या अर्थात गरीब कहते हैं। और गरीब का मतलब होता है निर्धन यानी निर्धनता। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रामीण और शहरी निर्धनता। आगे देखें, आगे है हमारे निर्धनता को रोकने के उपाय। निर्धनता को कैसे हम कम कर सकते हैं? तो देखो, पहला उपाय है इसमें विकास की गति को तेज किया जाए। इससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे और निर्धनता में कमी आएगी। विकास जब होगा तेज़ी से तो क्या होगा? उद्योगों की स्थापना होगी, कारखानों की स्थापना होगी। जब कारखानों की स्थापना होगी तो लोगों का उसमें काम भी लगेगा। लोगों का जब उसमें काम लगेगा तो वो निर्धन यानी गरीब नहीं रह जाएंगे। ठीक है, जब गरीब नहीं रह जाएंगे तो निर्धनता में कमी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करके प्रयास किए जाएं। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित कर लेते हैं यानी उसको रोक लेते हैं, कम से कम जनसंख्या लगभग हर एक घर में दो बच्चे होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 हो जाएं, पर 2 तो हर घर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर जनसंख्या को नियंत्रित कर लेते हैं तो इससे क्या होगा? काम के अवसर तो उतने ही रहेंगे, परंतु लोगों की संख्या कम होगी। जब लोगों की संख्या कम होगी तो उन्हें काम ज़्यादा मिलेगा। काम ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा कमाएंगे। जब ज़्यादा कमाएंगे तो क्या होगा? गरीब नहीं रहेंगे यानी निर्धनता में कमी आ जाएगी। ठीक है, तीसरा है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएं। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। चौथा है उत्पादन के बेचने का समुचित प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, अगर उत्पादन का समुचित ढंग से प्रबंध होगा, इससे क्या होगा? किसानों को भी उत्साह मिलेगा। ठीक है, उत्साहित होंगे वो तो और ज़्यादा खेती करेंगे, और ज़्यादा खेती करेंगे तो लेबर लगेंगे। ठीक है, तो ये सब कारण हैं निर्धनता को रोकने के लिए, निर्धनता को कम करने के लिए। इसके अलावा पांचवा है सामाजिक असमानता को दूर करके व शिक्षा के स्तर को और बढ़ाकर के निर्धनता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, सामाजिक असमानता को हमें दूर करना चाहिए और शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।